नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से आज का वीडियो हो जाएगा हमारा रसायन विज्ञान। कई बच्चों ने हम पे पर्सनली बात की और कहा कि सर जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है इसको भी आप ही करा दीजिए और फिजिक्स वाला भी पार्ट करा दीजिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो बायो का सेक्शन था, बायोलॉजी का, तो उसको हम लोगों ने कवर किया था। लेकिन आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स का हम लोगों ने छोड़ रखा था। इसके जगह पे हम लोगों ने स्टैटिक जीके की क्लास स्टार्ट की थी। लेकिन कई बच्चों ने पर्सनली बात की और कहा कि सर जो रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान का सेक्शन है वो भी आप करा दीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये कहीं न कहीं एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे हुए क्वेश्चन हैं और यही क्वेश्चन है जो घूम फिर के कहीं न कहीं एग्जाम में आते रहते हैं। तो अभी जो फिलहाल रेलवे में जो एग्जाम हुए थे, वहाँ पे यही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे हुए थे। तो इसीलिए कई बच्चे हम पे आस कर रहे थे कि सर आप ही पढ़ा दीजिए। तो हम लोग अब आगे के यही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज से क्लास केमिस्ट्री की। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ से हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षक बल अधिकतम होता है। तो सबसे ज़्यादा किसमें आकर्षण बल सबसे अधिकतम होता है, तो ये होता है आपका ठोस में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपकी ग्रुप डी में यहाँ से पूछे हुए क्वेश्चन है और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके रेलवे के चाहे कोई भी एग्जाम हो तो वहाँ के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करके चलते हैं। तो इसीलिए काफ़ी बच्चों का विश्वास है हम पे, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो डायरेक्टली कहीं ना कहीं एग्जाम में घूमते फिरते रहते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके हो जाएंगे कि ठोस पदार्थ की एक अवस्था है। तो पदार्थ की सबसे पहले आपको यही याद रखना है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, जिसमें आपका एक होता है ठोस, फिर द्रव और फिर गैस। तो ये तीन आपकी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और आकृति मीन्स आकार, आयतन और स्वरूप में परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष विरोध के गुण के आधार पर की जाती है। और ठोस पदार्थों में उच्च यंग मापांक और अपररूपता मापांक होते हैं। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है और द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस के अणुओं से कम और गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, आपका ठोस में होता है। तो ये आपको याद रखना है। और फिर उससे कम फिर आपका होता है द्रव में, और सबसे कम ये होता है आपका गैसों में। तो गैसों में आपका सबसे कम होता है। ये तीन आपकी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, तो इनको भी नोट डाउन कर लेना। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। मीन्स यहाँ पे आपको गलत कथन का चयन करना है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ से आरआरबी जेईई 2019 में भी क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। तो आइए हम लोग एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन ए है कि पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके थे, तो कुछ ना कुछ बल तो जरूर होता है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन कुछ ना कुछ होता तो जरूर है। तो हमें ऑप्शन ए ही यही सही मिल गया, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था गलत कौन सा है, तो यही आपका गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है और जिससे वे एक दूसरे से बंधे होते हैं। अगला पॉइंट है कि पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा कि पदार्थ कणों से बना होता है और पदार्थ के कणों के बीच अंतर भी होता है। तो ये फैक्ट हैं इसके इंपॉर्टेंट। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। तो आइए हम लोग एक एक ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए है कि वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। तो सही यहाँ पे पूछा गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और वी है कि उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ज़्यादा अंतराल नहीं होता है। ऑप्शन सी है कि व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। हाँ, ये सही हो जाएगा। तो एक व्यवस्थित तरीके से ये विन्यासित होते हैं, ना कि कहीं गैप कम है कहीं गैप ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस प्रकार नहीं होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है एवं कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, तो उन्हें हम लोग ठोस कहते हैं। अर्थात प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बनता है और ये अवयवी कण अणु या परमाणु या आयन होते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई थीं। तो ये तय की गई थी आपकी 5 प्रकार की। तो ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा।
तो पदार्थ ब्रह्मांड की विषय वस्तु है। प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। वैज्ञानिकों के द्वारा 5 अवस्थाएं तय की गई थीं। तो अभी तक हम लोगों ने 3 पढ़ी थी, ठोस, द्रव और गैस, जिसमें ये मुख्य होती हैं। और बाकी आपकी चौथी नंबर हो जाएगी प्लाज्मा और 5वीं नंबर हो जाएगी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो ये हो जाएंगी आपकी 5 पदार्थ की अवस्थाएं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो ये 4 प्रकार की आपकी आकृति दी गई हैं। जैसे एक सॉलिड हो जाएगा, फिर एक लिक्विड आकृति, एक गैस है और एक प्लाज्मा। तो ये 4 आकृति दी गई, इनसे आपको क्या अंदाज लगाया जा सकता है, तो यही आपका पूछा गया है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में यहाँ से पूछा गया है। तो इस प्रकार आपके ऑप्शन में भी इसको पूछा जा सकता है बड़े बड़े ऑप्शनों में। तो दी गई आकृति में प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है, का अनुमान नहीं लगाया जा सकता और यह ठोस, द्रव और गैस के अणुओं से काफ़ी भिन्न होता है, इसलिए इसे पदार्थ की एक भिन्न अवस्था या चौथी अवस्था माना जाता है। यह तरल पदार्थ केवल लाल रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं और बिम्बाणु, जिसे हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स, में पाया जाता है और प्लाज्मा का काम इन्हें पोषण पहुंचाना, रक्त वाहिनियों में इनके विचरण में सहायता करना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको जरूर याद रखना। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसमें विसरण अधिकतम या अत्यधिक तीव्र से होता है। तो विसरण इन ऑप्शन में बताना कि सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो ये सबसे ज़्यादा आपका होता है गैसों में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो विसरण सबसे ज़्यादा आपका गैसों में होता है। तो आइए हम लोग इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके हो जाएंगे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है आपकी ठोस, फिर गैस और द्रव और गैस। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं और गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, क्योंकि गैस के अणुओं में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण नहीं होता है। तो इसीलिए आपने ज़्यादातर देखा होगा जब भी गैस लीकेज होती है तो वह बहुत अधिक मात्रा में तेज़ी से इधर उधर फैलने लगती है, क्योंकि उसके कणों के मध्य कोई भी ना तो आकर्षण बल होता है ना ही प्रतिकर्षण। यानी कि जो भी निकलता है वो एकदम अपनी तीव्र अवस्था में एक दूसरे की ओर गति करने लगता है। तो इसी प्रकार गैस आप देखते होंगे जब भी लीक होती है तो वह सबसे ज़्यादा आपका स्थान घेरती है। तो बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे गलत कथन का आपको चयन करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे एलपीएन टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन ये। तो ऑप्शन ए है कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में रहते हैं। तो क्या स्थिर अवस्था में रहते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। वे आपके गतिशील अवस्था में रहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा गया था। तो पदार्थ के कणों की कुछ विशेषताएं निम्नवत दी गई हैं। तो ये इन विशेषताओं को आपको याद रखना है या इनको नोट डाउन भी कर लेना है। जैसे पहली हो जाएगी कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। तो पहला पॉइंट यही हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट का आपका हो जाएगा कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। और फोर्थ स्थान आपका हो जाएगा, फोर्थ यहाँ पे पॉइंट कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपका हो जाएगा कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और 6 नंबर आपका हो जाएगा कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ाने पर इन कणों की गति तेज हो जाती है। तो ये 6 पॉइंट हैं, आप इनसे क्वेश्चन आप पहचान सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक शुद्ध पदार्थ है। तो इन 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। तो ये होता है आपका मीथेन। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो मीथेन ये आपका एक शुद्ध पदार्थ है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में ये पाई जाती है और यह दलदली भूमि में भी मिलती है, इसलिए इसे हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। तो मार्स गैस ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा पॉइंट, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाएगा जो कि कथन निष्कर्ष में इसमें पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है। तो यहाँ पे कौन सा है, आप यहाँ पे ए दिया गया है कि दृढ़ता पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए आपका हो जाएगा ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके
पात्र या आकार प्राप्त करते हैं, और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता है। और आप यहाँ पे वी है कि संपीड़ितता क्या होती है, तो यह पदार्थों का वह गुण है जिसके जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है और गैसों में यह गुण पाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ए या बी, आपको बताना है क्या इसकी सही यहाँ पे विशेषता दी गई है। तो ऑप्शन, जैसे आपको बात करें कि वी की विशेषता ये दी गई है और ए की ऊपर दी गई है, क्या ये विशेषताएं दोनों की सही हो जाएंगी? तो यहाँ पे केवल वी यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो दृढ़ता क्या होती है कि पदार्थों में दृढ़ता के गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर लगने वाले झटकों या धक्कों का विरोध करता है। अतः कथन ए गलत है और कथन बी सही है, क्योंकि संपीड़ितता गैसों में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके कारण उच्च दाब पर इनका आयतन कम हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे। अब हम लोग एक नया चैप्टर आगे का स्टार्ट करेंगे, जो कि हो जाएगा आपका 2 नंबर, तो जिसमें आपका हो जाएगा पदार्थों का वर्गीकरण। तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं तो वो पढ़ा था, या पदार्थ कौन कौन से होते हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं, उनको पढ़ा था। अब हम यहाँ पे पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसमें आपका यौगिक, मिश्रण और विलयन। तो ये 3 क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं और विलयन क्या होते हैं। तो इनको हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे और यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन बने हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा कि मिश्रण प्रकृति में कैसे हो सकता है या कैसा हो सकता है। तो मिश्रण ये हमेशा समांगी और विषमांगी दोनों प्रकार का हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका आरआरबी जेईई में यहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स ये वही क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करके चलते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में बनने के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग एक क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको भी डिस्कस करके चलते हैं। तो प्रकृति में मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों होता है। जैसे आपका हो जाएगा समांगी मिश्रण, नमक और जल का मिश्रण ये आपका होता है समांगी मिश्रण का, और चीनी और जल का मिश्रण ये आपके होते हैं समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, जैसे मिट्टी और रेत का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण, जो कि आपके कभी मिल नहीं सकते। तो ये होते हैं आपके विषमांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण जिनको मिलाने पर आप एक जैसे ही दिखें, तो ये होते हैं आपके समांगी मिश्रण। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। तो मिश्र धातु ये होता है आपका ठोस विलयन का एग्जाम्पल। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन एल्पियन टेक्नीशियन 2018 में इसको पूछा गया था। तो 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाएगी। ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में इसी 1 लाइनर में पूछ ली जाती है। और प्रमुख प्रकार के विलयन निम्नलिखित हैं। जैसे आपका हो जाएगा ठोस में ठोस का विलयन। तो ये कैसा है, ये होता है मिश्र धातुएं जैसे पीतल जो बनी होती हैं तांबा और जस्ता की। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली आपका जीके में भी इसको पूछा जाता है कि पीतल किसका मिश्रण होता है। तो ये तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। अगला हो जाएगा कि ठोस में ठोस का विलयन, ठोस में द्रव का विलयन। जैसे ये हो जाएगा कि थैलियम धातु में पारा धातु का विलयन। और गैस में ठोस का विलयन ये हो जाएगा वायु में कपूर का विलयन। ये होता है गैस में ठोस का विलयन। वहीं आपका द्रव में द्रव का विलयन जैसे हो जाएगा आपका जल में एल्कोहल का विलयन। और गैस में द्रव का विलयन तो ये होता है आपका जैसे कुहरा या अमोनिया गैस का जल में विलय इत्यादि। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण है। यहाँ पे विषमांगी मिश्रण पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका दूध। तो ये आपका विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल होता है। तो दूध एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भागों में उनके अवयवी पदार्थों के संगठन व विभिन्न गुणधर्मों एक जैसे नहीं होते। जैसे हो जाएगा आपका लोहा एवं गंधक का मिश्रण, बालू एवं नमक का मिश्रण। तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे विषमांगी मिश्रण के। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा पदार्थ हो जाएगा। तो ये होते हैं आपके कोलाइडी पदार्थ। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो कोलाइडी पदार्थ सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। यह एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में समान रूप से परिक्षेपित होते हैं। और पदार्थ की मुख्यताएं
3 अवस्थाएं होती हैं, जिनको हम लोग अभी पिछले चैप्टर में डिस्कस करके इनको किए थे। जैसे आपका हो जाएगा ठोस, द्रव और गैस। तो ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि हवा एक है। तो हवा यहाँ पे क्या है बताना है आपको ऑप्शन। तो हवा ये आपकी दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो वायु पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल गैसों का मिश्रण है और वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें निम्नवत हैं। जिससे आपकी सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन, ये आपकी पाई जाती है 78.84%। अगली हो जाएगी सबसे ज़्यादा सेकंड, ये ऑक्सीजन होती है, ये होती है 20.94%। फिर आपकी आ जाएगी आर्गन, फिर नियान और हीलियम, मीथेन फिर आपकी आ जाएंगी। सबसे पहले ये दो आपको ये याद रखनी है। पहली आपकी हो जाएगी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड सबसे हाईएस्ट हो जाएगी ऑक्सीजन। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका हो जाएगा कि वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, तो यहाँ पे इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग सस्पेंशन। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। और ऐसा विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, तो उसे हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? तो ये है इसकी संरचना तय है, तो यही आपका पालन नहीं करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि एनटीपीसी 2017 में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्जाम के ही हैं और आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आपके डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो कई दोस्तों ने ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि सर केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी आप ही पढ़ाइए, तो इसीलिए हम लोगों ने स्टैटिक जीके को स्थगित करके इसी को स्टार्ट कर दिया है। और इससे पहले भी आपने यदि साइंस की जो इम्पोर्टेंट बायोलॉजी की जो क्लासें थी हम लोगों को लगभग उन्हें 79 हम लोगों ने क्लासें की थी और हम आपको गारंटी देते हैं वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करती है। तो उन क्लासों को आप पर डे आप 1 से लेकर 2 देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने का कोशिश किया है और लगभग आपके औसतन 20 से लेकर 22 मिनट तक की एक वीडियो है। तो आप एक दिन में आप लगभग 2 भी ख़त्म करेंगे तब भी आपके मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने में आपकी ये क्लासें फिनिश हो जाएंगी और आप लगभग 1 से 2 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको यही क्वेश्चन आपके जबान पे रट जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि रसायन विज्ञान में वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों, यौगिकों, पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं मिश्रण। अर्थात मिश्रण की कोई निश्चित संरचना तय नहीं होती है और मिश्रण को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पुनः उसके प्रारंभिक अवयवों में अलग किया जा सकता है। मिश्रण में उपस्थित उसके घटक अपने गुणों को सदैव बरकरार रखते हैं, जैसे आपका हो जाएगा नमक व बालू का मिश्रण। तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जब 2 तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग अमिश्रणीय या इमिसिबल। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका 2016 में एनटीपीसी में पूछा गया था। तो जब 2 तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं अमिश्रणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका तेल और पानी 2 तरल पदार्थ हैं जो अमिश्रणीय हैं। कभी तेल आपका पानी में नहीं घुलता है, ये आपका ऊपर ही इसको ये तैरता रहता है पानी के ऊपर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि शक्कर के घोल में शक्कर एक है, तो शक्कर यहाँ पे क्या है? तो ये घुला हुआ पदार्थ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों जैसे आपका हो जाएगा ठोस, द्रव और गैस, तो इनका समांगी मिश्रण ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है विलयन। और इसके साधारणतया मुख्य अवयव जो मात्रा में अधिक होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं विलायक, तथा जो कम मात्रा में होते हैं उन्हें विलेय कहते हैं। तो ये आपके विलायक क्या होते हैं और विलेय क्या होते हैं, इनको भी नोट डाउन कर लेना। और जब एक अच्छा विलायक जल एक अच्छा विलायक है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ घुल जाते हैं और इसी कारण जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। और शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है जो होता है आपका विलेय, और क्योंकि इसकी मात्रा विलायक में कम होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि एक यौगिक नहीं है, तो इन 4 ऑप्शन में बताना कौन एक यौगिक नहीं है। तो ऑप्शन ए है, यही आपका यौगिक नहीं है, बाकी हाइड्रोजन सल्फाइड ये यौगिक हो जाएगा आपका, और चाक ये भी यौगिक होती है, और सल्फर डाइऑक्साइड ये भी यौगिक होती है, लेकिन आपका लेड है ये यौगिक नहीं होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और 2 या 2 से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर जो पदार्थ बनाते हैं उन्हें हम लोग रासायनिक यौगिक कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा चाक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड ये आपका एक तत्व है और जो कि एक धातु होता है, लेकिन आपका ये यौगिक नहीं होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेत और चीनी का मिश्रण किसका एक एग्जाम्पल है। तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, रेत और चीनी का मिश्रण ये होता है आपका विजातीय मिश्रण। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो रेत और चीनी का मिश्रण ये होता है आपका विजातीय मिश्रण। अब हम लोग बढ़ेंगे एक नए चैप्टर की ओर जिसका नाम हो जाएगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ से आपके काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके एग्जाम्पल के तौर पे पूछे जाएंगे। वहाँ पे कहा जाएगा कि इसका इससे मिश्रण करने पर ये कौन सा परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल, तो वहाँ पे इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे आपका यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, जैसे ठोसों का द्रव में पिघलना, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है, हो जाएगा ये। और वी है कि गैसों का द्रवों में द्रवीकृत, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। और पदार्थों का किण्वन, ये आपका भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल नहीं होता है। और द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण, ये आपका होता है भौतिक परिवर्तन। देखिए यहाँ पे पहचानने की इसकी हम लोग ट्रिक बता दें। ये होता है कि जैसे हम लोग किसी पदार्थ को पिघला के कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाएं और फिर उसी प्रोडक्ट को फिर भी हम लोग उसमें कुछ करके अगर पहले वाला प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाए तो मान लीजिए वह है भौतिक परिवर्तन है। जैसे हम लोग द्रव को गैस में वाष्पीकृत करते हैं और वाष्पीकृत करने के बाद तो हमें इसकी फिर हमें मिलता ही क्या है, तो कुछ जल वाष्प में भी हमें जल मिल जाता है। तो इसीलिए ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा भौतिक परिवर्तन का। तो ये एक प्रकार इस रिवर्सिबल प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ हम लोग बना सकते हैं और दूसरे पदार्थ से पुनः पहला पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होता है आपका भौतिक परिवर्तन। बाकी आपके रासायनिक परिवर्तन सभी होंगे फिर तो। यदि आप भौतिक परिवर्तन को पहचान लेंगे तो रासायनिक परिवर्तन आपको ईजिली याद हो जाएगा। तो पदार्थ का किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया है या परिवर्तन है। जैसे आपका हो जाएगा दूध से दही बनाना। अब यहाँ पे जैसे आप मान के चलिए दूध से तो दही आप बना सकते हैं, लेकिन आपका दही से दूध बन सकता है, तो ये नहीं बनेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का या रासायनिक क्रिया का। तो इस प्रकार आप इजीली याद से निकाल लेंगे। जैसे आपका हो जाएगा गन्ने से रस से सिरके का बनना। तो गन्ने के रस से हम लोग सिरका तो बना सकते हैं, लेकिन आपका सिरके से हम लोग गन्ने का रस नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रासायनिक प्रक्रिया का। तो आज से इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। और ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से बच्चे कन्फ्यूज ज़्यादा होते हैं। तो आज से आप कन्फ्यूज कभी नहीं होंगे, ये ट्रिक आपको हमेशा अपनानी है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो कौन सा नहीं है, जैसे अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जैसे आपका हो जाएगा ईंधन का दहन, तो ये भी आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी है कि ऑक्सीकरण लौह में जंग लगना, ये भी आपका हो जाएगा। और डी है कि प्लेटिनम तार का जलना, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन पूछा गया यहाँ पे परिवर्तन नहीं है, तो ये नहीं है अम्लीकृत का जल विद्युत अपघटन। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका जेई में 2014 में इसको 2 बार लगभग पूछा गया था। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि रासायनिक परिवर्तन अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन नहीं है, जबकि आपका ईंधन का दहन ऑक्सीकरण लौह में जंग लगना और प्लेटिनम तार का जलना, ये सभी आपके रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल होते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वही ट्रिक अपनी लगा के। तो क्वेश्चन आपका एलपीएन टेक्नीशियन में से पूछा गया था। जैसे आपका मक्खन का खट्टा होना क्या है, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। तो ये सही हो जाएगा क्योंकि हम लोग मक्खन से तो बना सकते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन जैसे मान लीजिए हम लोग दूध से दही बनाते हैं, लेकिन दही से हम लोग दूध नहीं बना पाते हैं, इसीलिए वह रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। जैसे आपका हो जाएगा CO2 से सूखी बर्फ़ बनाना, तो इससे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, और बर्फ़ से हम लोग CO2 भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फिजिक्स का एग्जाम्पल। और प्लेटिनम तार का गर्म होना, तो ये भी आपका फिजिक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। और लोहे का चुंबकीकरण, ये भी फिजिक्स का एग्जाम्पल होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा।
तो वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वे सभी रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं और यह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। तो इसी को हम लोग कहा था रिवर्सिबल, ये आपकी प्रक्रिया होती है। और रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ वापस उसी मूल अवस्था में परिवर्तन नहीं होते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, और जिसमें यहाँ पे देखो पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है कि परिवर्तन के बाद पदार्थ वापस अपनी मूल अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं। और परिवर्तित किस में होते हैं, ये हम लोगों ने अभी जाना था फिजिक्स वाले परिवर्तन में, मीन्स भौतिक परिवर्तन में। जैसे हम लोग पहले पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनाते हैं और फिर दूसरे पदार्थ से पहला पदार्थ हम लोग बना लें, तो समझाइए आप, ये होता है भौतिक परिवर्तन। लेकिन यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन में ये नहीं होता है। तो यहाँ पे ये इसकी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मक्खन का खट्टा होना, कागज़ का जलना, लोहे में जंग लगना। तो ये होते हैं आपके रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका हो जाएगा, जो कि आपके 2016 और 17 में आपका पूछा गया क्वेश्चन था ये। जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, ये होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपकी डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में घूमते फिरते रहते हैं। तो पहले देख लीजिए, ये आपका 2016 में पूछा गया, फिर जब 2017 में यही आपका जो पेपर हुआ था, तो वहाँ पे भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो यही क्वेश्चन आपके भर भर के एग्जाम में आते रहते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे आपका हो जाएगा लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। रासायनिक परिवर्तन के जैसे अन्य उदाहरण हो जाएंगे दूध का दही में परिवर्तन और अगरबत्ती का जलना। ये अगरबत्ती का जलना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्कआउट जरूर कर लेना, क्योंकि ये ज़्यादातर आपका एग्जाम में पूछा जाता है। और लोहे पर जंग लगना, ये भी आपका ज़्यादातर पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट तो ये सारे सारे हैं, लेकिन आपका कुछ हम अलग से आपको बता देंगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा आज का लास्ट क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। तो रासायनिक परिवर्तन का ये होता है आपका निष्क्रियकरण। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी आपका 2016 में पूछा गया था। तो वह परिवर्तन जिसमें एक अवस्था एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, उन्हें हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग ये डेफिनेशन भी ऊपर पढ़ चुके थे। तो ये इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं कि HCl ये होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और NaOH ये होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके मिलने से आपका क्या बनता है, NaCl ये होता है लवण, इसका साधारण नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, मीन्स साधारण नमक होता है। और H2O ये होता है आपका जल का फार्मूला। तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, इनको नोट डाउन जरूर करते रहना। चलिए फिर हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन आज के कवर कर लिए हैं, और 25+ ही हम लोगों ने कवर किए हैं। तो आप कोशिश यही किया करें कि आज की वीडियो में आज वाले ही क्वेश्चन आज के ही दिन उनको रट लिया करें या उनको तैयार कर लिया करें। तो इसीलिए आप वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखा करें, और यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में घूमते फिरते रहते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के बाद हम लोग साइंस ही रेगुलर रखेंगे।